जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर यूपीएसआई की जो पॉलिटी है उसकी सीरीज़ यहाँ पे चला रहे हैं, और वो आपको पता है कि यूपीएसआई की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। ठीक है, तो ये जो हमारी पॉलिटी की सीरीज़ है इसमें मैं आपको 2 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, और भाई का कमेंट आया था, कमेंट भी आ रहे हैं। सब लोग पूछ रहे हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। तो भाई मैं आपको बता चुका हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो हर रोज़ सुबह 10 बजे अपलोड होती है। ठीक है, हर रोज़ सुबह 10 बजे, ना संडे होगा ना मंडे होगा, हर रोज़ आपको वीडियो मिलेगी। तो आप लोग जो है चैनल पर जाओ, प्ले लिस्ट में जाओ, आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप ऐसे इतना सब कुछ नहीं करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। ठीक है, तो गाइस चलिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जो मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, केवल 36 वीडियो इसमें मैं आपको बना के दूंगा। 36 वीडियो में लगभग 750 क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे फिनिश कर देने हैं। ठीक है, 36 दूनी 72, 720 क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा भी हैं, क्योंकि वो मैंने अगला एक 37वीं पीडीएफ नहीं बनवाया, वो 36 में इंक्लूड करा दिए। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर 700 750 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आप इसका पीडीएफ भी देखो, मैं आपको सबको पीडीएफ भी इसको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हो तो गाइस उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। ठीक है, मैं केवल 99 में आपको ये पूरे के पूरे जितने भी मेरे सेट हैं वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और आप यहाँ पर अगर इसको बाय करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बुक पिन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे भी तो 3 ही वीडियो हुई हैं, है ना, अभी 3 सेट हुए हैं, तो 36 के 36 जो पीडीएफ हो सारे के सारे ऐसे ही प्रोवाइड करा दूंगा एज इट इज़। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हम पे करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप यहीं पे रहो और अपने नोट्स बनाते रहो प्रॉपर, और अपनी स्टडी करते रहो। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन चलते हैं सर। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गणना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हस्तलिखित है, हाथ से लिखा गया संविधान है, तो गाइज मैंने आपको बताया था कौन थे वो, मतलब किसके यहाँ पर मार्गदर्शन में। देखो लिखा किसने था, हाथ हाथ से किसने लिखा था। इस क्वेश्चन का मुझे आप आंसर बताओ। मैंने आपको बताया था ना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बिल्कुल। तो गाइज एक मिनट, देखो यहाँ पर ना आपको 2-3 नाम दिखेंगे। पहला नाम आपको दिखेगा नंदलाल बोस, ये आपको पता होना चाहिए। और रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी आपको यहाँ पर पता होना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर तो आपको सभी को पता ही होगा। देखो तो यहाँ पर जो ये मार्गदर्शन था वो नंदलाल बोस का था। किसका था? नंदलाल बोस का था। ठीक है, तो नंदलाल बोस का जन्म 1882 में बिहार के मुंगेर नगर में हुआ था। कहाँ पर? बिहार के मुंगेर में हुआ था इनका जो जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से आग्रह किया कि भारतीय संविधान के मूल प्रति को अपने चित्रों से सजाया जाए, मतलब मैं उस पर अपने चित्र डिजाइन करूंगा और आप मुझे इस चीज़ की परमिशन दो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे इन्होंने ये परमिशन मांगी। तो इन्होंने 22 भागों के चित्रों को बनाने के लिए कुल 4 साल लगे थे। ठीक है, तो इन्होंने देखो हर पेज पर चित्र नहीं बनाया। जैसे मान लो संविधान में बहुत सारे पेज होंगे, तो उसमें क्या था कि इन्होंने हर पेज पर चित्र नहीं बनाया, इन्होंने हर भाग में लगभग 4 से 5, 10, 12 ऐसे करके चित्र बनाए हैं। ठीक है, तो इन्हें 4 साल इसको बनाने में लगे थे। तो नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में चित्र यहाँ पर बनाए गए थे, ध्यान रखना। अच्छा, जो यहाँ पर वो थे रायजादा, कुछ रायजादा करके थे, उन्होंने संविधान लिखा था, ध्यान रखिएगा, हाथ से लिखा था। और संविधान किस भाषा में लिखा गया था? तो अंग्रेजी में लिखा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो उनके पास, मतलब संविधान के पास केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। बताओ। लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है, मतलब लोकपाल को। अब एक बात बताइए गाइस, क्या आपने कभी सुना है कि हमारे देश में लोकपाल हुआ करता था? बताइए, लोकपाल हुआ करता था क्या या नहीं? हाँ, तो लोकपाल का जो पद आया ना वो अभी अभी आया। पहले लोकपाल के अध्यक्ष कौन थे बताओ आप? आपने पढ़ा होगा करंट, तो पिनाकी चंद्र घोष जो थे वो पहले लोकपाल के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे सर, केंद्रीय जांच ब्यूरो जो हमारी सीबीआई होती है वो आपकी तलाशी भी ले सकती है, आपको जब्त भी कर सकती है, और वो आपके साथ कुछ भी कर सकती है अगर आपको उस पर शक हो गया तो सीबीआई पे। ठीक है, तो ये उसका अधिकार है। और लोकपाल जो होता है ना, लोकपाल का मतलब ये होता है कि वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश यहाँ पे करता है। आजकल तो हमारा डिपार्टमेंट एक बन चुका है लोकपाल का। ठीक है,
तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप में, है ना, उसको तबादला भी कर सकता है वो किसी सरकारी नौकर का, और उसको निलंबन की सिफारिश भी कर सकता है। तो दोनों यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आज से आप अगर पूछो कि सर लोकपाल का काम क्या होता है, तो लोकपाल का काम होता है भ्रष्टाचार से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले का और निलंबन की सिफारिश करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है सर, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? भारत की राष्ट्रीय भाषा बताइए। तो आपने आज से पहले या फिर आज तक ये क्वेश्चन अगर ऐसा पढ़ा है तो आप 1 नंबर यहाँ पे गेन कर सकते हैं 2017 में। ये आसान क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सिंपल यहाँ पे पूछा गया था कि सर एक बात बताइए कि हमारे देश की, जैसे हर देश की अपनी एक राष्ट्रीय भाषा होती है ना। जैसे चीन जो है वो मंदारिन भाषा को प्रमोट करता है, जो पाकिस्तान है वो किसको, यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो किसको करता है, उर्दू को। हालांकि उसने तो कह भी रखा है कि हम सारा काम उर्दू में करेंगे, तो उसकी राष्ट्रभाषा उर्दू हो जाती है, लेकिन भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बात करेंगे सर हिंदी की, तो सर हिंदी भारत की राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा। ठीक है, नॉट राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा क्या होता है, देखो राष्ट्रीय अगर कोई भी चीज़ संघ ने या सेंटर ने राष्ट्रीय घोषित कर दी, जैसे राष्ट्रीय जो हमारा झंडा है वो तिरंगा होगा, है ना, राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ होगा, राष्ट्रीय फूल जो होगा, है ना, ये सब चीज़ें डिस्कस है। तो ये पूरे देश को माननी पड़ती हैं कि हाँ ये हमारे देश की है राष्ट्रीय जो भी चीज़ें भारत सरकार ने यहाँ पर नेशनल के देश के लिए हित में घोषित करी है। लेकिन अब भाषा को ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है भारत में डाइवर्सिटी बहुत है। आप कर्नाटक में जाओगे तो आपको कन्नड़ बोलने को मिल जाएगी, है ना, तमिल में जाओगे तो आपको तमिल मिल जाएगी, तेलुगु मिल जाएगी, उड़िया, कश्मीरी, बहुत सारी भाषाएं हैं भारत के अंदर। 22 भाषाएं हमारे देश के अंदर हैं। तो ऐसे में अगर हम सबके ऊपर हिंदी थोपेंगे तो हमारे देश में विरोध हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये कब हुआ था, तो ये गाइज हुआ था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। और संविधान के भाग अनुच्छेद और भाग 17 में, ध्यान रखना भाग 17 में 343 से 351 में राजभाषा का जिक्र होता है आर्टिकल में। ठीक है, ये आर्टिकल भी आपको पता होने चाहिए। अतः स्पष्ट है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। बात समझ में आई है? लाइक करो। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, जिसको ब्रिटिश बोलते हैं। ठीक है, यहाँ की इसकी राजधानी लंदन है, ध्यान रखना। तो यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? ठीक है, वो कौन सा एक्ट यहाँ पर हो जाता है बताओ। भारत शासन अधिनियम 1935, 1813, 1919, 1915। देखो ये कहना क्या चाह रहा है बेसिकली क्वेश्चन, ये कह रहा है कि वो कौन सा एक्ट था जिसमें भारत के जो तानाशाही थी ना वो बहुत उदार हो गई थी, वो लिबरल हो गई थी, वो इतना अत्याचार नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर इसकी उत्पत्ति हो जाती है कि यहाँ से ब्रिटिश सरकार ख़त्म हो जाए। ठीक है, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो किसने कहा था? वो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेगू चेम्बर्स सुधार के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि सर जो इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी सरकार, अच्छा उदारवादी है क्या, उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। और इस अधिनियम की मुख्य भूमिका जो है, इस अधिनियम की मुख्य भूमिका, इस अधिनियम की मुख्य जो भूमिका है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। वो यहाँ पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। इसके लिए द्वैत शासन पद्धति को लागू किया गया। समझ गए बात? ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर देख रहे हो ना उदार तानाशाही, ये तो बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर जो उत्तरदायी है ना, मतलब वहाँ पर हमारे देश के जो लोग हैं वो चुनाव को भी उनमें जाने का मौका मिल गया था। आपको पता है कि सबसे पहले जो है जो चुनाव था वो सीमित रूप से अधिकार मिला था हमको, है ना। वो कैसे कैसे, जिनके पास ज़मीन थी, ज़मींदार थे, जिनके पास जो पढ़े लिखे अच्छे थे वही वोट डाल सकते थे, हर कोई वोट नहीं डाल सकता था। ठीक है, तो लेकिन 1919 से सिख, बौद्ध, जैन सबको मिल गया था अधिकार। ठीक है, लेकिन सीमित रूप से मिला था अभी भी हमें। देखो अगला, डैश को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ के सदस्य जारी रखी। कब भारत ने यहाँ पर सदस्य जारी रखी बताओ।
ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बना। पहला कि देखो राजतंत्र ऐसा नहीं कि हम ब्रिटिश सरकार से सबसे पहले आज़ाद हुए, ऐसा भी नहीं है। हमारा क्या था कि हमने राजतंत्र को जारी नहीं रखा, जैसे ब्रिटेन में होता है। जो हमारा सबसे उच्च पद है ना, वो क्या होता है यहाँ पर वंशानुगत होता है कि एक बार वो विक्टोरिया बन जाएगी तो उसके बच्चे ही बनते चले जाएंगे। ऐसा हमने राजतंत्र को ख़त्म करके गणतंत्र लेके आए थे। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश था। इस निर्णय के बावजूद भारत ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि कॉमनवेल्थ क्या होता है और हम इसके सदस्य क्यों हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे और इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। 1926 में जो इसकी हमने स्थापना यहाँ पे की थी। ठीक है, ओके। इसका मुख्यालय लंदन में है और वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्यों की संख्या 54 यानी कि 54 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है सर कि ग्रेनविल ऑस्टिन, आपने इसका नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं सर? सहकारी संघवाद, दोहरा संघवाद, सहायक संघवाद या असम्मित संघवाद। ठीक है, बताओ। बिल्कुल, इसको सर हम सहकारी संघवाद बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहकारी संघवाद, भारत में सहकारी संघवाद है, ये किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। क्या कहा था? किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि भारत में जो है वो सहकारी संघवाद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सहकारी संघवाद में होता क्या है सर? एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सरकारें जो है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, राज्य सरकारें नहीं, लेकिन जो मजबूत होता है ना वो बस केंद्र होता है, ऐसे ध्यान रखना आप इसको। ठीक है, तो सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ सहायक से चलती है, सहायक। ठीक है, तो इसमें हमारा देखो कानून तो राज्यों के लिए भी है, तो राज्य भी उसमें केंद्र सरकार के जो भी कानून होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको पालन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो सहकारी संघवाद जो शब्द वो किसने गढ़ा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने गढ़ा था। नेक्स्ट, भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी है? बताओ। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मूर्ति भवन दिल्ली में, राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली में, संसद की लाइब्रेरी में या फिर राष्ट्रपति भवन में? तो कहाँ रखी है सर? जो भारत के मूल संविधान की कॉपी है ये संसद की लाइब्रेरी में यहाँ पे रखी हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, देखेंगे सर भारतीय संविधान की 2 प्रतियां हाथ से लिखी हुई हैं, दो लिखी हुई हैं। एक प्रति अंग्रेजी में और एक प्रति हिंदी में, दोनों में हमने लिखी हुई हैं और दोनों हस्तलिखित प्रतियों को असेंबली के करीब 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए और भारतीय संविधान की हस्तलिखित दोनों मूल प्रतियों को संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम से भरे कांच में सुरक्षित रखा गया। किसमें सर? वो हीलियम से भरा हुआ कांच था जिसमें इसको सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बात आपको याद रहेगी। ठीक है सर, हीलियम में क्यों रखा जाता है? तो हीलियम में रखने के बाद ना क्या होता है कि चीज़ें बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होती है ना। आप कुछ भी रख दो हीलियम में, वो जैसी एज इट इज़ वैसी रह जाती हैं। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट, डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदन व्यवस्था लागू की। तो किसने जो है यहाँ पर पहली बार जो विधायिका है उसमें द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी? भारत सरकार अधिनियम ने, निर्देशक सिद्धांत ने, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने, संविधान सभा ने। तो विधायिका में 2 सदन, विधायिका में 2 सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा। विधायिका वही तो होती है, विधायिका जो कानून बनाती है। ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर है, भारत सरकार अधिनियम ने जो 1919 आया था उसने द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, जिसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसमें कुछ 4 काम थे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। क्या क्या थे सर? बिल्कुल, तो देखो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर सिखों, यूरोपियनों, ईसाइयों तक कर दिया गया था। तो 1909 में जो सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत की गई थी ना मॉर्लेमेंटो के द्वारा, वो बढ़ा करके कहाँ पर कर दी गई थी? इसमें उसको और एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, पहला काम ये हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। प्रांत मतलब होता है सर राज्य। अच्छा, इसमें क्या होता है कि 2 विषय रखे गए, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो जो आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषयों को तो किसको दे दिया गया था?
गवर्नर को दे दिया गया था। जो हस्तांतरित विषय थे वो किसको दे दिया गया था सर, जो निर्वाचित सदस्य थे उनको यहाँ पर दे दिया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, प्रांतों में द्वैत शासन लग गया। ऐसे ही केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था यहाँ पर लागू हो चुकी थी, यानी कि एक उच्च सदन होता था, एक निचला सदन होता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहाँ पर अपनाई गई थी सर, तो 1919 के मॉन्टेग्यू सुधार में अपनाया गया था। ठीक है, और पहली बार यहाँ पर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी 1919 के एक्ट से ही मिला था, ध्यान रखना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे जो मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट, डैश को वृषभ चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्र प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था। वही बात, ये सब कुल मिला के इन्होंने बस एक ही चीज़ पूछी, तो भारत सरकार ने यहाँ पर अपनाया था राष्ट्रीय प्रतीक, वो कब अपनाया था, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह। ठीक है, तो कब अपनाया था, तो 26 जनवरी 1950 को हमने वो चिन्ह अपनाया था, ध्यान रखना। ठीक है, तो सारनाथ का जो सिंह है, जो चतुर्मुख, जो जिसमें 4 शेर हैं, ठीक है, 4 शेर हैं, वो हमने कब अपनाया था सर, 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हमने 24 जनवरी 1950 को अपनाई थी, क्योंकि उस टाइम पर जो संविधान सभा थी उसकी लास्ट बैठक हो रही थी। क्या हो रहा था उस टाइम, उसका लास्ट बैठक हो रही थी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है, बताओ, आर्टिकल 66। अच्छा, आपको पता है 62 से आर्टिकल शुरू होते हैं उपराष्ट्रपति के, और 52 से शुरू होते हैं, ठीक है, किससे, 52 से शुरू होते हैं राष्ट्रपति के। तो ऐसे उपराष्ट्रपति का ही मतलब होना चाहिए, तो बी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का क्या है, चुनाव है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि चुनाव से संबंधित है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन, जिसको हम राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो जो राज्यसभा का पदेन का मतलब समझो पहले, पदेन का मतलब होता है सर, देखो, जो उपराष्ट्रपति होता है ना, उसको उपराष्ट्रपति की सैलरी नहीं मिलती, उसको मिलती है राज्यसभा के सभापति की सैलरी। ठीक है, ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति दोनों एक ही पद है, दोनों एक ही हैं वो। ठीक है, ध्यान रखना। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि बताओ उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है नहीं होता, तो सर नहीं होता। क्या होता है, वो सदस्य उसका नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता, ये वोट नहीं डाल सकता उपराष्ट्रपति। ठीक, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इस टाइम पर जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो कौन हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार इसे प्राप्त होता है। निर्णायक मत दे सकते हैं ये, कि जैसे मान लो 50 इधर हो गए 50 इधर हो गए, तो ये अपना वोट डाल करके उसको 51 और 50 के रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन है और वर्तमान में एम वेंकैया नायडू हैं। ये 2018 का क्वेश्चन है, इस टाइम जगदीप धनखड़ है। ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है ना। आधिकारिक भाषाओं, भाषा किस में है, तो हमारी ध्यान रखना, आधिकारिक भाषाओं की सूची 8वीं अनुसूची के अंदर हमारी हो जाती है। कल भी हमने देखा था। तो कितनी भाषाएं सर, हमारी 22 भाषा यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो देखो 1967 में हमारी सिंधी को जोड़ा गया था, 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। और बात करेंगे सर यहाँ पर 1992 में नमक नेपाली मणिपुरी कोंकणी को जोड़ा गया था। और यहाँ पर बात करेंगे सर 2003 में किसको, मैथिली संथाली डोंगरी और बोडो को यहाँ पर 8वीं सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, 11वीं अनुसूची में क्या था, 11वीं अनुसूची में पंचायत है। 12वीं अनुसूची में क्या है, 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका। और चौथी अनुसूची में क्या है बताओ, तो SPOR, आर से राज्यसभा, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किसके द्वारा प्रभावित है। कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून बनाने की जो प्रक्रिया वो किसके द्वारा यहाँ पर निर्धारित की गई है। वेट अ मिनट गाइस, ब्राइटनेस कम कर लूँ थोड़ी सी। तो दक्षिण अफ्रीका से तो हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। ठीक है, और अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए हैं, जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है, और क्या है, सी से हम जापान से हमने कानून बनाने की जो निर्धारित प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है, जापान से ली है। ठीक है, ध्यान रखना।
तो अब ध्यान से देखेंगे सर, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक हमने जापान के संविधान द्वारा प्रभावित की है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा सर, आयरलैंड के संविधान से, तो राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं जिनको मनोनीत किया जाता है वो हमने कहाँ से लिए हैं सर? आयरलैंड से लिए हैं। DPSP भी हमने कहाँ से लिए हैं सर? आयरलैंड से लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन लिया है, ठीक है। और आपातकाल हमने जर्मनी से लिए हैं, आपातकाल जर्मनी से लिए हैं। और सर जो USA है, ठीक है, मौलिक अधिकार लिए हैं वहाँ से हमने। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है और न्यायिक पुनर्वलोकन लिया है। न्याय यानी कि न्यायिक पुनर्वलोकन मतलब न्याय को जो भी हमने फैसला सुना है उसको दोबारा से हम यहाँ पर फैसला उस पर सुना सकते हैं अगर हमसे कोई गलती हुई है तो, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय हमने USA से लिया है। और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद हमने सब सारे के सारे ये कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से, अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, ठीक है। तो संघ से रिलेटेड जितनी भी शक्ति यहाँ पर वो क्या थी समितियाँ थी, वो उनके सबके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो 1946 में किया गया था और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ कर दिया था, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, और संघ शक्ति समिति की आपने देख ली है सर यहाँ पे। अच्छा, कुछ और भी समिति हैं, जैसे यहाँ पे बताते हैं सर, संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, जिसमें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक, ओके। प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो कौन थे? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ता समिति के अध्यक्ष थे और सरदार पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष यहाँ पर हो जाते हैं। समझ गए आगे बात आपको, ठीक है। और देखो झंडा समिति भी याद रखना है, झंडा समिति के अध्यक्ष थे कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को हाथ से लिखा गया था। किसके द्वारा उसको हाथ से लिखा गया था? क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजाते के द्वारा इसको हाथ से लिखा गया था और इन्होंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में इसको लिखा था। इसकी वास्तविक प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी। इसे इटैलिक स्टाइल में खूबसूरती से लिखा गया। इटैलिक मतलब थोड़ा तिरछा करके लिखा गया था, इटैलिक स्टाइल में। और हर पेज को शांति निकेतन के कलाकारों ने खूबसूरती से सजाया था, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो गाइस 22 भाग हैं। यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन था ये। तो कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ध्यान रखना। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थीं और इनकी संख्या बढ़कर के 12 हो चुकी है, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब अनुसूचियाँ बढ़ के 12 हो चुकी हैं, पहले अनुसूचियाँ 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत एक है, भारत एक हिंदू मुस्लिम राष्ट्र? बिल्कुल नहीं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र तो हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारा ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंथ निरपेक्ष बोल सकते हैं उसको या फिर धर्मनिरपेक्ष, दोनों एक ही बात होती है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि सरकार किसी भी धर्म को राज्य धर्म की मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं करेगी। जैसे भारत का कोई भी धर्म नहीं है, भारत की कोई भी भाषा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। और भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है सर जी, ओके। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है ना। धर्मनिरपेक्षता जो होती है उसका अर्थ क्या होता है? तो राज्य सरकार के सभी धर्म के खिलाफ, देखो खिलाफ तो नहीं होगा बिल्कुल भी। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, ये भी नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी यहाँ पर जो है हमारा लीगल क्या बोलते हैं, कोई हम किसी को धर्म थोप नहीं सकते। अपनी इच्छा है, अंतःकरण है, हमें अनुच्छेद 25 के तहत हम कोई सा भी धर्म यहाँ पर स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है सर। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन डी भारत राज्य को संघ है? बिल्कुल नहीं सर, ये तो है ही नहीं गणतंत्र का अर्थ। अच्छा, सी में भारत में वंशानुगत शासन नहीं है? हाँ हो सकता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है? बिल्कुल हो सकता है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास होता है? बिल्कुल हो सकता है। तो केवल गणतंत्र का इन्होंने हमसे अर्थ पूछा है, तो गणतंत्र का अर्थ होता है सर वंशानुगत शासन ना होना, बल्कि राजतंत्र का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर वंशानुगत शासन होना, ठीक है।
तो गणराज्य अर्थात जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता से कोई चुना हुआ व्यक्ति पदासीन हो सकता है, सब सर्वोच्च पद पर। ठीक है, इस तरह के शासन तंत्र को गणतंत्र या जनता द्वारा निर्वाचित प्रणाली कहा जाता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ भारत में वंशाणु का शासन नहीं है। ठीक है, चलिए। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है क्या है? तो सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति, कठिन समय में एकात्मकता, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता, समूह सदस्यों की उत्पादकता। तो व्यवस्थित समाज क्या होता है? तो यहाँ पर उद्देश्यों एवं विचारों में समानता होनी हमारी चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर या AK मुंशी। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अलग हैं और संविधान सभा के अध्यक्ष अलग हैं, ध्यान रखिएगा। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में अस्थायी रूप से संपन्न हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग ही नहीं लिया था। ठीक है, दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए और जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को इनको यहाँ पर क्या गया था, रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। ठीक है, BN राव को संवैधानिक सलाहकार और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो भाई जी हो गए हमारा आज के 20 क्वेश्चन। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलते हैं हम अपनी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में कल सुबह 10 बजे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।